स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय से बनाना चाहता था, आज से 2350 साल पहले। जी हाँ, काफी लंबे समय की हम बात कर रहे हैं। 2350 साल पहले भारत पे एक बड़ा आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर, जिसे आज के समय हम मॉडर्न डे एकेडमिक्स में अगर आप कहें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं, इसने एक बड़ा अटैक किया था इंडिया पे और कोशिश करी थी कि पूरा इंडिया इसके एम्पायर के अंडर आ जाए, बट यह असफल रहा था। अलेक्जेंडर इंडिया नहीं कब्जा पाया था। और अलेक्जेंडर की जंग किससे हुई थी? देखिए, उस वक्त इंडिया एज ए यूनाइटेड एम्पायर किसी एक राजा के अंडर नहीं था। अलेक्जेंडर ने उस वक्त एक बड़ी जंग लड़ी थी पोरस के अगेंस्ट। और इस जंग में हुआ क्या था, कौन जीता था? जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस की जंग के बाद विजेता कौन था? इस वीडियो में इस बहुत ही कठिन क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे ना। पहली बात तो ना, यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में मैं जूम इन कर रहा हूँ मॉडर्न डे पाकिस्तान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नदी बह रही है, ये नदी है झेलम, जिसको ग्रीक्स कहते हैं हेडेस्पिस। यही वो लोकेशन है जहां पर पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में एक हिस्टोरिकल जंग हुई थी। और अलेक्जेंडर को पता था कि ये जंग उसके पूरे कैंपेन की, उसकी पूरी जिंदगी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जंग है। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर हम मॉडर्न डे कंट्रीज के हिसाब से देखें तो अलेक्जेंडर का एम्पायर कमाल का था। मॉडर्न डे कंट्रीज के हिसाब से जो नॉर्थ मैसेडोनिया है, यहां से अलेक्जेंडर उठा, ग्रीस कब्जा लिया। मॉडर्न डे जो टर्की है इसकी जमीन कब्जा ली, सीरिया, इराक, इजिप्ट का बड़ा हिस्सा, फिर ईरान, तुर्कमेनिस्तान का बड़ा हिस्सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा कब्जा कर ये झेलम नदी तक पहुंच चुका था। और उसको पता था कि उसको अगर जेन्युइनली एक ताकतवर एम्पायर बनाना है जो पूरी दुनिया पर राज कर सके, तो उसके लिए इंडिया उसके अंडर होना ही चाहिए। क्योंकि उस टाइम की अगर हम बात करें, अगेन हम आज से 2350 साल पहले की बात कर रहे हैं, उस समय जो ग्लोबल जीडीपी थी उसका 30% के आसपास हिस्सा इंडिया के पास था। इंडिया वॉज एन इकोनॉमिक पावर हाउस। इससे पहले के जो भी एम्पायर अलेक्जेंडर ने कब्जाए थे वो भारत के सामने बौने थे। और अगर हम वापस आए झेलम नदी के उस इलाके पर जहां पर यह जंग हुई थी, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से अलेक्जेंडर ने इनिशियली पोरस पे अटैक किया और उसके बाद हिस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह कहां पे लग जाता है ना। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, साल है आपके सामने 327 BC और अलेक्जेंडर द ग्रेट ये मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया की बॉर्डर के बहुत करीब आ चुका है। ये आप अगर कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो आज के समय जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है उसके काफी डीप जा चुका है, क्योंकि तकसीला के राजा अम्बी ये अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर चुके हैं। जी हाँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि सीधा जैसे ही अलेक्जेंडर इंडिया के करीब आया, पहली जंग उसकी हुई पोरस से। इससे पहले अलेक्जेंडर तकसीला कब्जा चुका था। तकसीला के रूलर ने अलेक्जेंडर की विशाल आर्मी देखी, ये देखा कि यह आदमी यूरोप से पर्शिया और रास्ते में कितने सारे एम्पायर्स कब्जा कर इंडिया पहुंच चुका है, तो इन्होंने डिसाइड किया कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, सरेंडर ही कर दो। तकसीला अलेक्जेंडर के अंडर आ चुका था। अलेक्जेंडर आगे बढ़ा और अब उसके सामने खड़े थे राजा पोरस। पोरस का एक बहुत ही बड़ा एम्पायर था जो मॉडर्न डे पाकिस्तान और इंडिया के पंजाब में फैला हुआ था। और इवन दो अलेक्जेंडर की तरफ से पोरस को यह प्रस्ताव आया कि तकसीला की तरह सरेंडर कर दो और मेरे एम्पायर के अंडर आ जाओ, पोरस ने डायरेक्टली अलेक्जेंडर को यह कह दिया, मैं अपना एम्पायर तुमको नहीं दूंगा। और उसके बाद आप सब समझ सकते हैं वॉर ही एक ऑप्शन बची थी। और पोरस को यह बात अच्छे से पता थी कि अलेक्जेंडर तब तक पोरस का एम्पायर नहीं कब्जा पाएगा जब तक अलेक्जेंडर झेलम नदी जो हेडेस्पिस नदी है इसको पार नहीं करता। और अब सिनेरियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है पोरस की सेना, एक तरफ अलेक्जेंडर की सेना, और बीच में बह रही है नदी। क्वेश्चन यही है कि नदी पार करके पहला रिस्क कौन लेगा और पहला अटैक कौन करेगा। पोरस जल्दी में बिल्कुल नहीं था। पोरस ने आराम से अपना कैंप यहाँ पे लगा दिया और धैर्य से इंतजार करने लगा अलेक्जेंडर का कि या तो अलेक्जेंडर अटैक करेगा या फिर वापस चला जाएगा। ना यहाँ पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि पोरस ने अलेक्जेंडर पे अटैक पहले क्यों नहीं किया। वेल, इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल लॉजिकल आंसर है, नंबर्स। अलेक्जेंडर की सेना साइज में बड़ी थी। अलेक्जेंडर की सेना का साइज था 45,000, इसमें कैवलरी थी, इन्फेंट्री थी। पोरस की सेना लगभग 30,000 के आसपास थी। हालांकि पोरस के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तुर्क का इक्का था, हाथी, वॉर एलिफेंट्स। अलेक्जेंडर ने अब तक वॉर एलिफेंट से कोई भी जंग नहीं लड़ी थी। पोरस के पास 130 वॉर एलिफेंट्स थे
और ऑब्वियस सी बात है, वॉर एलिफेंट से आप अगर नदी क्रॉस करवाने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पोरस ने एक डिफेंसिव पोजीशन ली और अलेक्जेंडर को चैलेंज किया कि अगर तुम भारत को कब्जाना चाहते हो, आओ तुम आक्रमण करो, पहला मूव तुमको चलना होगा। और अलेक्जेंडर, जो अपने आप में एक मिलिट्री टैक्टिक्स के मामले में जीनियस था, उसने एक बहुत ही ज्यादा ब्रेव डिसीजन लिया। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सेना को बांट देगा। आधी सेना अलेक्जेंडर के साथ जाएगी और पोरस की सेना से काफी दूर झेलम नदी को पार करने की कोशिश करेगी और पार करके एक टू फ्रंट अटैक किया जाएगा पोरस पर। एक तो फ्लैंक से अलेक्जेंडर अटैक कर रहा होगा, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर का जो जनरल है क्रेटेरस, ये डायरेक्ट अटैक करेगा पोरस को सीधा झेलम क्रॉस करके। ये आइडिया बहुत रिस्की था क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी यहां पर बढ़ जाती और अगर पोरस ने फ्लैंक का अटैक झेल लिया तो अलेक्जेंडर की बुरी हार यहां पर हो सकती थी। मगर अलेक्जेंडर ने जो फ्लैंक से अटैक किया, और बाय द वे पोरस को कुछ आइडिया था कि अच्छा ठीक है, ये लोग दो फ्रंट से अटैक करने वाले हैं। पोरस ने अपने बेटे को अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए भेजा, मगर पोरस का बेटा मारा गया। फ्लैंक से तेजी से अलेक्जेंडर आया अपनी आर्मी के साथ। साथ ही साथ अलेक्जेंडर के जनरल ने भी नदी पार करनी स्टार्ट कर दी। पोरस पर एक बड़ा टू फ्रंट अटैक होने वाला था, मगर पोरस डटा हुआ था क्योंकि पोरस को अभी भी पता था कि हाथी उसकी आर्मी में अभी भी बने हुए हैं। जब तक वॉर एलिफेंट्स पोरस के पास है, अलेक्जेंडर आसानी से पोरस को नहीं हरा पाएगा। मगर अलेक्जेंडर के पास भी खुद का एक तुर्क का इक्का था, और यह तुर्क का इक्का था मैसेडोनियन फालानेक्स। मैसेडोनियन फालानेक्स बेसिकली एक फॉर्मेशन थी, एक ऐसी फॉर्मेशन जहां पर मैसेडोनिया मतलब कि अलेक्जेंडर के जो सिपाही थे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए इस तरीके से खड़े होते थे कि दुश्मन इनको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता था और इनकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती थी। अलेक्जेंडर ने इसी फॉर्मेशन से पर्शिया को हराया था, उससे पहले कई एम्पायर्स कब्जा लिए थे, और अलेक्जेंडर का आइडिया यही था कि इन हाथियों के अगेंस्ट भी इसी फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ अब यहां पे आप पूछोगे तो फिर एंड में हुआ क्या? एक तरफ भारत के वॉर एलिफेंट्स, दूसरी तरफ अलेक्जेंडर के मैसेडोनियन फालानेक्स वाले सोल्जर्स, तो जीता कौन? वेल, यहीं पे आता है बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि ये वॉर का डिसाइसिव मोड था। यहीं पे हिस्ट्री थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, थोड़ी बहुत नहीं, कंप्लीटली बढ़ जाती है। एक खेमा कहता है कि जी अलेक्जेंडर के सिपाही इतने ज्यादा ताकतवर थे कि इनकी फॉर्मेशन ने इन वॉर एलिफेंट्स को भी हरा दिया और अलेक्जेंडर ने पोरस की आर्मी कुचलकर पोरस को पकड़ लिया। एक तो ये जवाब आपको मिलेगा। दूसरा जवाब जो आज के समय इंडिया में काफी डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि कैसे हो सकता है कि अलेक्जेंडर की थकी हुई आर्मी इतने सारे वॉर एलिफेंट्स को हरा दे। इस बैटल का जो रिजल्ट है ये अनडिसाइसिव रहा होगा। ना क्लियरली अलेक्जेंडर की जीत हुई है, ना क्लियरली पोरस की जीत हुई है, बट ये बात तो तय है कि अलेक्जेंडर जो करने आया था, मतलब पूरे भारत पे कब्जा, ये तो दूर दूर से भी नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे ही ये वॉर खत्म हुई उसके बाद से आप कह लीजिए जो मॉडर्न डे रिपब्लिक ऑफ इंडिया है उसी की बॉर्डर के आसपास से ही अलेक्जेंडर वापस चला गया और कुछ ही सालों में उसकी मौत हो गई, जैसे आप लोग जानते हैं। नाउ जो ये दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष जो कहता है कि अलेक्जेंडर की जीत हुई थी, एक पक्ष कहता है कि वॉर का रिजल्ट कुछ क्लियर नहीं है। दोनों के तर्क क्या है, दोनों किन सोर्सेस के बेसिस पर अपनी बातें रखते हैं, ये जान लेते हैं। नाउ पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि इस वॉर का एक प्रॉपर डिसाइसिव रिजल्ट निकल के नहीं आया था। देखिए, इसके बहुत से रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इस जंग में अलेक्जेंडर का घोड़ा मारा गया था। अलेक्जेंडर के फेमस घोड़े का नाम था बुसेफेलस, और सवाल इसी बात पे रेज किए जाते हैं कि जब अलेक्जेंडर का घोड़ा भी सरवाइव नहीं कर पाया तो हम कैसे कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर की पूरी आर्मी ने 130 वॉर एलिफेंट्स और 30,000 जो बाकी पोरस की सेना थी उनको आसानी से हरा दिया एक बहुत बड़ी रिवर क्रॉस करके। अगर जेन्युइनली अलेक्जेंडर की आसानी से जंग हुई थी जो ग्रीक्स क्लेम करते हैं, तो फिर अलेक्जेंडर का घोड़ा क्यों मारा गया? और फिर इसके बाद एक बहुत ही बड़ा तर्क सामने ये आता है कि इस बैटल में हुआ क्या था ना, इसके बारे में जो भी हिस्टोरिकल वर्णन है, जो भी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा गया है, ये सब आपको ग्रीक और रोमन सोर्सेज से मिलेगा। जी हाँ, इंडियन हिस्टोरियंस या इंडिया के जो बाकी एम्पायर थे उन्होंने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इस बैटल के रिजल्ट को इग्नोर ही कर दिया था। तो यहां पर भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर इस बैटल के रिजल्ट के बाद अलेक्जेंडर एक बहुत बड़ा विजेता बन के सामने आया और बाकी जो एम्पायर थे वो अब तैयार हो रहे थे कि अब अलेक्जेंडर का अटैक होगा हम पे, तो उन्होंने कभी इस बैटल के बारे में लिखा क्यों नहीं? इंडिया की हिस्ट्री आप अगर देखो तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है।
तो इस वॉर के बारे में कोई डिटेल्स हमको क्यों नहीं मिलते, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है। और अगर हम ग्रीक सोर्सेस को देखें तो एक बहुत ही फेमस ग्रीक फिलोसोफर और हिस्टोरियन थे प्लूटार्च के नाम से, प्लूटो नहीं प्लूटार्च। प्लूटार्च ने ये बात प्रॉपरली लिखी थी कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने पोरस की सेना को हरा दिया, जो इनका वर्जन है, उसके बाद अलेक्जेंडर को पता था कि आगे नंद एम्पायर स्टार्ट हो जाएगा। और नंद एम्पायर के पास एक सेना थी 2 लाख लोगों की, 80,000 घुड़सवारों की और 6,000 वॉर एलिफेंट्स की। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, अलेक्जेंडर इन नंबर्स को जानकर बिल्कुल भी घबराया नहीं। अलेक्जेंडर अपनी तरफ से और लड़ना चाहता था, एटलीस्ट ये हमें बताया जाता है जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं। अलेक्जेंडर आगे नंद एम्पायर से भी लड़ना चाहता था, मगर अलेक्जेंडर की आर्मी थक चुकी थी। उन्हें पता था कि नंद एम्पायर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मी लेके बैठा है, और यही वो टाइम था जब अलेक्जेंडर की आर्मी ने फोर्स कर दिया अलेक्जेंडर को कि बस अब थोड़ा वापस चलते हैं, और यहीं से अलेक्जेंडर ने यू टर्न ले लिया था। तो ये बात ग्रीक्स भी मानते हैं कि इस बैटल के जीतने के बाद अलेक्जेंडर का मोराल बुरी तरीके से टूट चुका था। वो बाकी इंडिया जो उसने देखा, उसने कहा कि इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, इतनी बड़ी आर्मी है, मैं इन्हें नहीं हरा पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इस वॉर के बाद ही अलेक्जेंडर बीमार हो गया और उसे वापस जाना पड़ा और इवेंचुअली वो मर गया। और अगर एक बड़ा इफ अगर हम लगा के चले कि अलेक्जेंडर अगर बीमार नहीं हुआ होता तो शायद इंडिया में और ज़रा कब्जा आता, नहीं, नॉट एट ऑल। ये बात ग्रीक हिस्टोरियंस प्रॉपरली बता चुके हैं कि इंडिया के बाकी एम्पायर्स के पास इतनी बड़ी सेना थी कि अलेक्जेंडर कहीं से भी उनसे टक्कर ना ले पाता। नाउ इसके बाद हम आते हैं सिक्कों पर। सिक्कों को लेकर देखिए, जो लोग अलेक्जेंडर को सपोर्ट करते हैं वो भी सिक्कों की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर की हार हुई थी वो भी सिक्कों की ही बात करते हैं, क्योंकि ये सिक्के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अलेक्जेंडर की जंग हुई पोरस से, उसके बाद अलेक्जेंडर वापस चला गया बेबीलोन में। हम यहाँ पे 3-4 साल बाद की बात कर रहे हैं। 3-4 साल बाद अलेक्जेंडर सिक्के मिंट करवाता है। उसमें अलेक्जेंडर खुद को दिखाता है कि ये लड़ रहा है पोरस से, और पोरस एक हाथी में बैठा था, जो रियलिटी में हुआ भी था। नाउ जो लोग अलेक्जेंडर के पक्ष में बात करते हैं, उसकी जीत के सपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि देखिए ये प्रॉपर प्रूफ है, अलेक्जेंडर ने इस बात के सिक्के मिंट करवाए थे कि उसने पोरस को हराया था। बट रियलिटी में इन सिक्कों में कहीं पर यह नहीं लिखा कि इसने पोरस को हराया था। इन सिक्कों में बस हमको वॉर दिख रही है, पोरस कहीं पर झुका हुआ हारा हुआ आपको नहीं दिखेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि हिस्ट्री गवाह है कि काफ़ी बार एम्परर्स वॉर के बाद प्रोपेगेंडा करते थे। जी हाँ, ये भी उस टाइम का प्रोपेगेंडा था। उस वक्त टेलीविज़न, रेडियो या फिर पोस्टर्स थे नहीं। काफ़ी बार सिक्कों के जरिए ही प्रोपेगेंडा किया जाता था। एम्परर्स कहते थे कि देखिए हमने इस एम्पायर को कब्जा लिया, हमने ये अचीव कर लिया है, हमारी आर्मी अब इतनी बड़ी है। तो ये भी प्रोपेगेंडा का पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर भी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानोगे। क्या आप मानोगे कि हाँ जेन्युइनली ये सिक्के जो भारत से कई हजारों किलोमीटर दूर कई सालों बाद जब मिंट किए गए थे, क्या ये प्रमाण देते हैं कि हाँ जेन्युइनली अलेक्जेंडर ने पोरस को हराया था, या फिर इससे कुछ क्लियर पिक्चर सामने नहीं आती। मगर फाइनली जो लोग ये कहते हैं कि अलेक्जेंडर जेन्युइनली जीता था पोरस के अगेंस्ट, वो लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने रखते हैं कि देखिए एक इंडो ग्रीक एम्पायर तो एग्जिस्ट करता था ना। आपने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को खत्म कर दिया और आचार्य चाणक्य की गाइडेंस के अंडर एक बड़ा अटैक किया था इंडो ग्रीक एम्पायर पे। और उस वक्त जो इंडो ग्रीक एम्पायर के राजा थे सेल्यूकस, उनको हराकर उनकी बेटी से शादी करी थी। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो ये जो ग्रीक थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, जो बाय द वे पोरस से बहुत बाद की बात है, काफी साल बाद की बात है, तो ये जो ग्रीक थे ये कहाँ से आए थे? ये ऑब्वियसली वही ग्रीक थे जो अलेक्जेंडर के इस एरिया के कब्जाने के बाद यहीं पर बस गए। इनका खुद का एम्पायर था और इसी एम्पायर को बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। तो ये एक एविडेंस हमको देता है कि जेन्युइनली पोरस की हार हुई थी और एक इंडो ग्रीक एम्पायर बस चुका था, जिसे सेल्यूकस, जो एक अलेक्जेंडर की आर्मी के जनरल थे, इस एम्पायर को संभाल रहे थे अलेक्जेंडर के मरने के बाद। तो देखो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे पक्ष मिलेंगे। अगर हम प्योरली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि जी आपको पेपर में आंसर देना है कि किसकी जीत हुई थी किसकी हार हुई थी, तो एक सेफ आंसर यही रहेगा कि पोरस की हार हुई थी। बट अगेन इंडिया में इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं
कि सारे सोर्सेज ग्रीक है, सारे सोर्सेज रोमन है, तो हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस वॉर का जो रिजल्ट है ये क्या था। क्या जेन्युइनली अलेक्जेंडर जीते थे? और जो ग्रीस की एक कहानी सी भी है कि अलेक्जेंडर पोरस से बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने पोरस को बुलाया और पोरस ने जवाब दिया कि आप मुझको वैसे ही ट्रीट करिए जैसे एक राजा राजा को ट्रीट करता है। क्या जेन्युइनली ये सब हुआ था, या फिर ये बस ग्रीक्स की एक स्टोरी है और अपने राजा को ये और ज़्यादा महान दिखाने के लिए ओवर द ईयर्स इन्होंने ये स्टोरी काफ़ी प्रमोट करी है और रियलिटी कुछ और थी। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जंग, जैसे मैंने आपको बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, 2350 साल पहले हुई थी, तो इसके एग्जैक्ट डिटेल्स ये पता करना काफ़ी मुश्किल है। तो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, आप सबके हिसाब से इस जंग का रिजल्ट क्या रहा था? आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। दूसरा ऑप्शन, पोरस की जीत हुई थी। तीसरा ऑप्शन, रिजल्ट काफ़ी हद तक अनडिसाइसिव था, हम 100% कह नहीं सकते कि किसकी जीत हुई थी, किसकी हार हुई थी। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।